नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। आज मैं बात करने जा रहा हूं आपको उस राज्य की जिस राज्य ने बड़े साहब और छोटे साहब के पसीने छुड़ा दिए हैं। वो राज्य जिस राज्य को भारत की आर्थिक राजनीति कहा जाता है। वो राज्य जहां से पॉलिटिकल पार्टियों को बहुत पैसा मिलता है और वो राज्य जहां से भारतीय जनता पार्टी ने बम्पर सीटें जीती थी, 23 सीटें लोकसभा में। 2024 में एक एक सीट की मार हो रही है और ऐसे में जिस राज्य में भाजपा ने 23 सीटें जीती थी, उस राज्य में इस बार भारतीय जनता पार्टी के पत्ते क्यों पिट रहे हैं, ये आज मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। बिल्कुल सही समझे आप, मैं बात कर रहा हूं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी की हालत लगभग वैसी है जैसे बिहार में है। बिहार और महाराष्ट्र एक जैसे हैं। इन दोनों राज्यों में संघ भी, आरएसएस भी बड़ा कंफ्यूज रहता है कि अपना हिंदुत्व का एजेंडा बढ़ाए आगे तो कैसे बढ़ाए, वो भी बिना किसी मजबूत गठबंधन के साथी के। मैं आज बात करूंगा महाराष्ट्र की, उसी महाराष्ट्र की जहां भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व आज तक सफल नहीं हुआ। 2014 के विधानसभा चुनावों में कुछ हद तक इसलिए दाल गल गई क्योंकि तब 4 कोणों से मुकाबला हुआ था, चतुष्कोणीय मुकाबला हुआ था। यानी भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना सब अलग अलग लड़ रहे थे और इसी का फायदा केवल 27% वोट लाने वाली बीजेपी को मिल गया था। बिल्कुल वैसे ही जैसे यूपी में 2007 और 12 में 2007 में बसपा को 26% मिले थे और सपा को 28% वोट मिले थे, बहुमत मिल गया था, पूरा बहुमत 28% वोटों पर। मगर अब हालात दूसरे हैं। अब हालात ये हैं कि एक तरफ छत्रपति शिवाजी महाराज को सरेआम टीवी डिबेट में औरंगजेब से माफी मांगने की झूठी बात कहकर सुधांशु त्रिवेदी जी ने संपूर्ण महाराष्ट्र के मराठी मानुष की भावनाओं को बुरी तरीके से आहत कर दिया। हम आप सोच भी नहीं सकते कि छत्रपति शिवाजी महाराज, जिनकी वीरता की कहानी हम लोग बचपन से सुनते रहे हैं, हमने तो अपनी किताबों में रटी थी वो कहानियां, उनके बारे में कोई ऐसी अपमानजनक बात बोल भी कैसे सकता है। इसके अलावा महाराष्ट्र में 80 और 20 की राजनीति जो भाजपा खेलती रही है, बीजेपी का फेवरेट गेम है, उसकी संभावना भी ना के बराबर है। और इन सब के बीच 3 बड़े दलों, दलित नेता खड़गे के नेतृत्व वाली कांग्रेस, में दलित नेता इसलिए कह रहा हूं कि खड़गे ने माहौल बना दिया है, मराठा छत्रप शरद पवार की एनसीपी और ठाकरे परिवार की विरासत संभाल रहे उद्धव ठाकरे के शिव सैनिकों के मेल से बनी महाविकास अघाड़ी से जब मुकाबला हो तो आप सोच सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की हालत क्या होगी। आप समझ रहे होंगे कि अंधेरी ईस्ट का उपचुनाव छोड़कर भाजपा क्यों भाग गई, चुनाव ही छोड़ दिया, लड़ी नहीं। आप सोच सकते हैं कि बीएमसी का चुनाव कराने से ईडी सरकार, ईडी का गलत मतलब मत निकालिए, एकनाथ देवेंद्र सरकार क्यों कतरा रही है, क्यों बीएमसी का चुनाव नहीं करा रही है। लेकिन इतनी विकट परिस्थितियों के बावजूद यदि नितिन गडकरी और देवेंद्र फडणवीस को किनारे लगाया जा रहा है तो इसे निश्चित तौर पर मोदी और शाह का ओवर कॉन्फिडेंस ही माना जाएगा, क्योंकि 50 होके एकदम ओके वाली गुवाहाटी सरकार के नाम से महाराष्ट्र में बदनाम हो चुकी एकनाथ शिंदे की सरकार के सहारे यदि भाजपा ने इतना बड़ा मुगालता पाल लिया है तो बिल्कुल इसे ऐसा ही माना जाना चाहिए जैसे 2015 के बिहार चुनाव में भाजपा ने उपेंद्र कुशवाहा, रामविलास पासवान और जीतन राम मांझी के गठबंधन के सहारे पाला था और नतीजा ये हुआ कि तब बिहार में 1/4 सीटें भी मिल नहीं सकी थी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर ठाणे जिले की 2 विधानसभा सीटों के नेता एकनाथ शिंदे ने आखिर कौन सी गुट्टी शाह साहब को पिला दी है, अमित शाह साहब को पिला दी है, जो वो शरद पवार, उद्धव ठाकरे, खड़गे साहब की संयुक्त ताकत के सामने गडकरी, फडणवीस को किनारे लगाकर भी बाजी अपने पक्ष में करने का मुगालता पाल बैठे। सबसे पहले महाराष्ट्र में भाजपा के अब तक मजबूत नहीं होने के पीछे के कारणों को समझने के लिए महाराष्ट्र की राजनीति को समझना जरूरी है। मैं समझाता हूं।
देखिए, महाराष्ट्र एक भावना प्रधान राज्य है। तभी मैंने कहा कि सुधांशु त्रिवेदी ने एक तरह से भाजपा की यहां कब्र खोद दी है। कोई भी मराठी, चाहे वो मुसलमान ही क्यों ना हो, छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। जिस सूरत को शिवाजी महाराज ने साम्राज्य स्थापित किया, वहां शिंदा गुट के विधायकों को ले जाना और महाराष्ट्र की सरकार गिराना मराठी मानुष के दिल में तीर चुभने जैसा था। फिर सूरत से गुवाहाटी ले जाकर क्या हुआ, ये सब आप लोग जानते हैं। क्या कहानी थी, हर एक बच्चे बच्चे को पता है। इसके अलावा संघ पर चित पावन वर्चस्व, जिन्हें मराठी ब्राह्मण कभी ब्राह्मण मानते ही नहीं है, उनको कभी ना कभी तो ना तो मराठों ने स्वीकार किया और ना ही ब्राह्मणों ने। ये एक अलग परेशानी है। वहाँ का दलित समाज भी, खासकर रिपब्लिक पार्टी के बिखरने के बाद से, मोटे तौर पर कांग्रेस के साथ है, क्योंकि कांग्रेस ने महाराष्ट्र के दलित समाज के नेता सुशील कुमार शिंदे को मुख्यमंत्री से लेकर देश के गृह मंत्री तक पहुंचाया। याद होगा आपको, शिंदे साहब वो गृह मंत्री थे जिन्होंने अजमल कसाब को से लेकर अफजल गुरु की तक को फांसी के फंदे तक पहुंचाया था। ये बात बहुत चर्चा में थी। उन्हीं के गृह सचिव आर के सिंह, जो मोदी सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने आरएसएस के कामकाज को, तरीकों को, आरएसएस के संगठन को आतंकी संगठन बताया था। इसके अलावा जिस प्रकार से महाराष्ट्र के दलितों के बीच हीरो की तरह पूजे जाने वाले जाबाज आईपीएस हेमंत करकरे का जिस प्रकार प्रज्ञा ठाकुर जैसी भाजपा के नेता सरेआम श्राप देती हैं, अपमानित करती हैं, अपमान सार्वजनिक रूप से करती हैं, उससे महाराष्ट्र का दलित समाज कभी भगवा उठाएगा, इसकी गुंजाइश खत्म हो जाती है। अब आते हैं महाराष्ट्र के सामाजिक समीकरण पर। तो महाराष्ट्र में मराठा 32%, मुसलमान 11% और दलित 12% है। यानी मोटे मोटे तौर पर 55% वोट तो सीधे भाजपा के खिलाफ हैं। यह यूपी नहीं है जहां 19% मुसलमान और 9% यादवों के खिलाफ माहौल बनाकर सभी तबकों के बीच से भाजपा वोट खींच लेती है। अब तक तो महाराष्ट्र में भाजपा की थोड़ी बहुत दाल इसलिए गल जाती थी क्योंकि वहां के मराठा समाज में विभाजन था। आमतौर पर शहरी मराठा ठाकरे के परिवार के साथ, तो मोटे तौर पर अधिकांश हिस्सों में ग्रामीण और किसान मराठा शरद पवार के साथ था, और ठाकरे परिवार के साथ भाजपा का गठबंधन था, ये सब जानते हैं। लेकिन जब से गुवाहाटी मॉडल के तहत ठाकरे परिवार की पीठ में छुरा घोंपा गया, तब से ठाकरे परिवार और शरद पवार एक साथ लामबंद हो गए। यानी शहरी और गरीब मराठा एक साथ हो गए। साथ ही बचे कुचे मराठों को सुधांशु त्रिवेदी जैसे लोगों ने लामबंद करवा दिया। दलित समाज खड़गे साहब में उम्मीद देखने लगा, और अब तो बाबा साहब अम्बेडकर जी के पोते प्रकाश अंबेडकर भी महाविकास अघाड़ी के साथ हो रही है। पिछले दिनों में दिल्ली गया था, प्रफुल्ल पटेल एनसीपी के बड़े नेता, उनसे मेरी विस्तार से चर्चा हुई थी। प्रफुल्ल पटेल ने मुझे एक एक सीट के बारे में बताया था महाराष्ट्र में, और उनका तो दावा यह था कि भारतीय जनता पार्टी को अगर 6 सीटें भी मिल जाए तो ये राजनीति का चमत्कार होगा। हो सकता है कि प्रफुल्ल पटेल एनसीपी के नेता इस तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र में स्थितियां टिपिकल हैं। अब ऐसी विकट परिस्थिति में गडकरी जैसे जात पात से ऊपर माने जाने वाले नेता को किनारे किया जाए, देवेंद्र फडणवीस को 5 साल सरकार चलाने के बाद डिप्टी सीएम बना दिया जाए, तो ये कौन सी राजनीतिक बिसात है? इसे शायद मोदी जी और उनके दोनों टास्क मास्टर, गांधीनगर वाले और हिमाचल वाले बेहतर समझ सकते हैं, और शायद वो समझ भी रहे हैं। तभी बीएमसी चुनाव नहीं करा रहे और एकनाथ शिंदे को भी बर्दाश्त कर रहे हैं। मगर मराठी मानुष उन्हें कितना बर्दाश्त कर रहा है, ये तो अंधेरी ईस्ट में पता चल जाता, लेकिन बीजेपी चुनाव से भाग खड़ी हुई। कुल मिलाकर महाराष्ट्र में जब गडकरी और फडणवीस के रहते भाजपा की स्थिति खराब है, तो उन्हें किनारे किए जाने के बाद कितनी खराब हो सकती है, उसकी सिर्फ कल्पना की जा सकती है। और बीजेपी के लिए महाराष्ट्र इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2024 में हालात आसान नहीं है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, बंगाल, वहाँ की हवाएं बता रही हैं कि चीज़ें आसान नहीं हैं। बेरोजगारी, बढ़ती हुई महंगाई, गिरती हुई जीडीपी, इन सब ने माहौल खराब कर दिया। किसान गुस्से में, बेरोजगार गुस्से में, नौजवान गुस्से में। ऐसे में महाराष्ट्र के उद्योगों को उठाकर भी गुजरात भेज दिया गया। महाराष्ट्र के लोगों को लगता है कि उनका हक था, हजारों लाखों नौकरियां लगती, जीडीपी बढ़ती, पैसा आता, और महाराष्ट्र के लोगों को लगता है कि उनके राज्य का हक काट के गुजरात को दे दिया गया। नतीजा, महाराष्ट्र के लोगों को लग रहा है कि गडकरी और फडणवीस का अपमान करके एक नया फार्मूला अगर महाराष्ट्र में आता है
तो शायद ही महाराष्ट्र का जनमानस इसको स्वीकार करेगा। जाहिर है साहेब और छोटे साहेब की चाल शतरंज इस बार महाराष्ट्र में पिटती हुई नजर आ रही है। क्या होगी महाराष्ट्र की राजनीति में आपको बताता रहूंगा। आप देखते रहिए 4 PM। यूपी की खबरें देखना हो तो 4 PM यूपी, बिहार की खबरें देखना हो 4 PM बिहार, और गुजरात की खबरें देखना हो तो 4 PM गुजरात। सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।